हेलो। मैं भूपेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। ठाकुर साहब आप? धर्मा, आज अखबार में तुम्हारी तस्वीर छपी है। लगता है तुम्हें किसी ने गोली चलाते हुए देख लिया है। ओह माय गॉड। पुलिस ने तुम्हारा स्केच छापा है। क्या? और जिसने तुझे देखा है उसने भी इस स्केच की शिनाख्त कर ली होगी। ठाकुर साहब, अब मैं क्या करूं? तुम फौरन ये जगह छोड़ दो। अब ये जगह तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। ठाकुर साहब, जगह तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन ये जगह छोड़ के जाऊं कहां? तो आकाश नगर वाली झोपड़पट्टी पे चला जा, मगर होशियारी से। ठाकुर साहब, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, वो जगह खतरे से बाहर है, उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं। और सुन, वहां तेरी खोली का नंबर होगा 555। हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम हियर। विक्रम साहब, आप उस मुजरिम के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी तस्वीर आज के अखबार में छपी है? आप कौन बोल रहे हैं? आप पता लिखिए, मैं जानता हूं ये शख्स इस वक्त कहां मिलेगा। आप पता लिख रहे हैं? हाँ, एक मिनट। हाँ बोलिए। लिखिए, आजाद नगर, खोली नंबर 3526, न्यू लिंक रोड, अंधेरी, बॉम्बे 58। लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। गुड बाय। हेलो, शिंदे, गायकवाड, जल्दी चलो, आजाद नगर, जल्दी। ये तुम मुझे लेकर कहाँ आए हो विकास? ये वो जगह है आशा जहां मुजरिम जुर्म करके छिप जाते हैं, और वो शूटर इस वक्त किस घर में छिपा है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन हम वहां जाकर करेंगे क्या? तुम वहां नहीं जाओगी आशा, तुम यहीं गाड़ी में रहकर मेरा इंतजार करना, और अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो मुझे इशारा कर देना। विकास, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ये डर उस डर के सामने कुछ भी नहीं है आशा, जो इस वक्त प्रगति के सर पर मंडरा रहा है। मैं आता हूं। विकास, इतना सारा खून, क्या है ये विकास? कुछ नहीं आशा, अब प्रगति की जान को कोई खतरा नहीं। चलो यहां से। क्यों? किसने मारा तुम्हें? किसने मारा तुम्हें?
धर्मा, मुझे उसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ प्लीज। तुम्हें किसने मारा? कौन था वो? कौन था वो? उसका नाम कौन? हाँ उसका बोलो बोलो बोलो। हवलदार, पुलिस फोटोग्राफर को बुला के लाश की फोटो ले लो और इसका पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और हाँ, यहाँ पर किसी से पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि यहाँ पर किसी ने कुछ भी नहीं देखा होगा। हेलो। प्रगति जी, मैं संजय बोल रहा हूँ। हाँ संजय, बोलो। मैंने आपको इसलिए आज फोन किया क्योंकि मुझे आपको एक बहुत अच्छी खबर देनी थी। कैसी खबर? वो जो शूटर था जिसने आप पे हमला किया था, वो मर गया। क्या? हाँ प्रगति जी, और आज के न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर के साथ उसके मर्डर की खबर भी छपी है। लेकिन उसे मारा किसने? अब ये पता लगाना तो पुलिस का काम है, लेकिन मैं जो आपको दूसरी खबर सुनाने जा रहा हूँ वो सुनकर आप चौंक पड़ेंगी। कौन सी खबर? यही वो आदमी था जिसने मेरे डैडी का भी मर्डर किया था। What? क्या कह रहे हो तुम संजय? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि जो गोलियां मेरे डैडी के बॉडी में से मिली और जो गोलियां राजेश बाबू के जिस्म से मिली वो एक ही रिवॉल्वर में से चलाई गई थी। लेकिन ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चली? पुलिस की रिपोर्ट से। माय गॉड। प्रगति जी, इस आदमी का जिंदा रहना आपके लिए बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन इस आदमी की मौत से आपके ऊपर से वो खतरा टल गया। लेकिन फिर भी आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू संजय। ओके, बाय। आशा, एक बात का ध्यान रखना, इस बात का पता प्रगति को हरगिज नहीं चलना चाहिए। विकास, डर के मारे मेरी जान निकली जा रही है। आशा, डर की बजाय तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारी प्रगति की जिंदगी पर से बहुत बड़ा खतरा टल गया। एक मिनट। थैंक यू। हाँ मैं आ रही हूँ। हेलो प्रगति। भैया, भाभी, भाई क्या बात है? आज तो हमारी बहन बहुत खुश लग रही है। मैं बहुत खुश हूँ। जानते हैं आप, जिसने मुझ पर हमला किया वो मारा गया। किसकी बात कर रही हो? उसकी जिसकी स्केच आई थी कल न्यूज़पेपर में, याद है? अरे लेकिन तुम्हें कैसे मालूम प्रगति? ये सब बातें छोड़िए, पहले ये बताइए कि आप खुश नहीं हैं? अरे पगली, तेरी खुशी में क्या मुझे खुशी नहीं होगी? देखा भैया, जिसने मुझ पर हमला किया उसका क्या अंजाम। अच्छा ये बताइए, उसे किसने मारा होगा? किसे? भैया वही जिसने मुझ पर हमला किया, उसे किसने मारा होगा? होगा कोई उसका दुश्मन। उसका दुश्मन? हाँ, दुश्मन। इसका मतलब है कि उसका दुश्मन हमारा दोस्त है। प्रगति, छोड़ो ना इन सारी बातों को। भाभी जरा सोचो, वो मुझे मारना चाहता था और जिसने उसे मारा होगा वो जरूर हमारा दोस्त होगा। भाई, इन क्रिमिनल्स की तो आपस में दुश्मनी चलती रहती है। इसमें अब हम लोगों का कोई लेना देना थोड़ी है। भैया ये जाहिर है ना, ये जानने की ख्वाहिश मुझ में होगी कि जिसने मुझ पर हमला किया उसका कातिल कौन है। डरो मत प्रगति, जिस तरह से पुलिस उस कातिल को तलाश करना शुरू करेगी ना, बहुत जल्द तुम्हारा सामना हो जाएगा उससे। अरे कम ऑन आशा, भाई हमें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अब हमारी प्रगति की जान को कोई खतरा नहीं है। क्यों? हाँ, क्यों नहीं? क्या हुआ भाभी को?
बाहर से आई है ना, थक गई होगी। डैडी मेरे इंटरव्यू का कॉल भी आज ही आना था। अजीब इत्तेफाक की बात है बेटे, मेरे इस कत्ल के मुकदमे की सुनवाई भी आज ही होनी थी। ये एक अहम मुकदमा है, मेरे बगैर तो वहां जिरा भी नहीं हो पाएगी। डैडी मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने डीपीएस के एग्जाम देकर बहुत भारी भूल की है, और अब मुझे समझ में आ गया है कि माँ बाप का कहना ना मानने का क्या अंजाम होता है। इसमें माँ बाप कहां से आ गए? क्यों नहीं आते डैडी? डैडी आप चाहते थे ना कि मैं आपकी तरह वकील बनूं। हाँ, चाहता तो था। अगर मैंने आपकी बात मान ली होती और अगर मैं आज वकील होती तो ये सिचुएशन तो नहीं आती कि हम दोनों को बाहर जाना है और भैया को संभालने वाला घर में कोई भी नहीं है। ओहो, आप दोनों यूं ही परेशान हो रहे हैं। डैडी, आपका केस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप जाइए। बेटे, तुम्हें इस हालत में घर में अकेला छोड़कर मेरा बाहर जाने का मन नहीं करता। रूपा, तेरा इंटरव्यू कितना जरूरी है, तू तो जा। भैया अगर मैं आपको अकेला छोड़कर जा सकती तो कोई परेशानी की बात ही नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि एक आदमी का आपके पास रहना बहुत जरूरी है कि वो आपको टाइम पर खाना दे सके, दवाई दे सके। देख मेरी बहन, एक दिन अगर मैंने समय पर दवा और खाना नहीं खाया तो सर पर कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। मैं कह रहा हूँ आप लोग जाइए। ठीक है डैडी, आप जाइए, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊंगी। बड़ी अजीब मुझे नान पड़ी है, समझ नहीं आता है कि क्या करें। मेरी चिंता तो यह है कि अदालत से मेरी गैर हाजिरी मेरे मुवक्किल को सजा भी दिलवा सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। डैडी अगर मैं इंटरव्यू देने नहीं गई तो मुझे कोई सजा नहीं होने वाली। आप जाइए, मैं घर पर ही रुकती हूँ। रूपा, तू खामखा की जिद कर रही है। मैं कह रहा हूँ ना, तू जा। आपको अकेला छोड़कर? अरे इस घर में कोई भूत है क्या जो मुझे खा जाएगा? मैं अकेले रह सकता हूँ। मैं देखती हूँ। अरे प्रगति, राजेश कैसे हैं? बस ठीक है, मुझसे क्यों पूछती हो, खुद आके देख लो। चलो। अरे प्रगति बेटे, तुम? नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटे। हेलो राजेश। हेलो बेटे, आज तुम सचमुच इस घर में देवदूत बनकर आई हो, हमारी दुआओं का जवाब बनकर आई। मैं समझी नहीं। बेटे, मेरा अदालत में एक अहम केस है जिसके लिए मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, और फिर रूपा का भी इंटरव्यू है। हम तो ये सोचकर परेशान थे कि राजेश को घर में अकेला कैसे छोड़ें। तो आप लोग जाइए ना। फिर भैया घर में अकेले रह जाएंगे। मैं यहाँ रहूंगी और उनकी देखभाल करूंगी। लेकिन भैया को वक्त पर खाना मिलना चाहिए, दवाई मैं मिलनी वक्त चाहिए। पर खाना दे दूंगी, दवाई दे दूंगी और उनकी देखभाल भी करूंगी। ठीक है, अंदर चूल्हे पर चाय का पानी रखा अब हुआ है। रूपा, तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो। आप लोग बेफिक्र होकर अपने काम पर जाइए, और जब तक आप वापस नहीं आते मैं यहीं रहूंगी। प्रगति बेटे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अंकल, ये आप कह रहे हैं? इसमें शुक्रिया कैसा? और आपने मुझ पर जितने एहसान किए हैं ना, मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। अच्छा बेटे, अब हम चलते हैं, वरना ये एहसानों और शुक्रिया का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। चलो बेटे। मुझे बेस्ट ऑफ लक विश नहीं करोगी? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके बेटे। मैं आपके लिए चाय लेकर आई।
लीजिए चाय। आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। राजेश, ये सिर्फ तारीफ करने का एक तरीका होता है, वरना चाय का टेस्ट सभी के हाथों का एक जैसा होता है। आप बैठिए ना। मैं आपको दवाई देती हूँ, आप कहाँ रखी है? आप देखिए, डॉक्टर ने मुझे दवा दिन में 3 बार लेने के लिए कहा है। सुबह की दवा मैंने कुछ ही देर पहले ले ली है, दोपहर को अब थोड़ा वक्त है। आप बैठिए तो सही। दोपहर की दवाई के साथ आप खाना जरूर खाएंगे। आपके लिए क्या बना? आप खाना बनाना जानती हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? खाना पकाना तो हर लड़की को आना चाहिए। मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ। अब ये बात अलग है कि आपको मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना अच्छा लगेगा या नहीं। प्रगति जी, ये क्या कह रही हैं आप? भला आपके हाथों का बनाया हुआ खाना मुझे भला कैसे पसंद नहीं आएगा? राजेश, दरअसल मुद्दत हो गई, खाना बनाने की आदत छूट गई है मुझसे। क्यों? क्या घर में खाना नहीं बनाती? नहीं, कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन वक्त नहीं मिलता है काम से। क्या काम करती हैं आप? जी हाँ, और मैं और भी काम करना चाहती हूँ। मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। राजेश, दरअसल मुद्दत हो गई, खाना बनाने की आदत छूट गई है मुझसे। क्यों? क्या घर में खाना नहीं बनाती? नहीं, कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन वक्त नहीं मिलता है काम से। क्या काम करती हैं आप? जी हाँ, और मैं और भी काम करना चाहती हूँ। मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। मैं नहीं जानता था कि आप इतनी एम्बिशियस हैं। राजेश, रुपए कमाने की हवस मुझ में नहीं है, लेकिन अब रुपए कमाना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। मैं इतनी अमीर बनना चाहती हूँ कि मेरे दुश्मन मेरे सामने गरीब लगने लगे। आप जिन लोगों की बात कर रही हैं उन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन वो तो खानदानी अमीर हैं और उन्होंने अपना बिजनेस गांव से लेकर शहर तक फैला रखा है। राजेश, मैंने अपनी नई जिंदगी का सफर शहर से शुरू किया है और ये सफर दिन रात चलता रहेगा। मैं अपने पसीने की हर बूंद से पैसा कमाऊंगी और पैसा कमाने का ये सफर खत्म होगा गांव जाकर। गांव जाकर? हाँ, मेरा आखिरी पड़ाव है रतनपुर, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की हवेली। लेकिन प्रगति जी, क्या ये सफर मुश्किल नहीं है? मुश्किल है, मैं जानती हूं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और वो दिन बहुत जल्द आएगा जब ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के रूबरू में खड़ी हो सकूंगी और उसकी आंख से आंख मिलाकर मैं बात कर सकूंगी। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार ग्रोवर, नमस्कार। नमस्कार ठाकुर साहब। अधिकारी साहब नमस्कार। बैठिए। शुक्रिया ठाकुर साहब। दोस्तों, आज हम एक खास मकसद के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं जिसमें हम सबका फायदा है। ठाकुर साहब, ये बात तो हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हम जितनी बार भी यहां इकट्ठा हुए हैं हमारा कुछ ना कुछ जरूर फायदा हुआ है। तुम ठीक कह रहे हो ग्रोवर। मगर आज जिस फायदे के लिए हम लोग यहां मिले हैं वो हम सबकी जिंदगी का रुख ही बदल देगा। देखो दोस्तों, हम सब में अलग अलग क्वालिटीज हैं। किसी के पास फन है तो किसी के पास मेहनत, और मेरे पास दौलत है।
अगर ये तीनों ताकतें आपस में मिल जाएं, तो हम इस शहर में एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोलेंगे जो शहर सारी इकोनॉमी पर कब्जा कर लेगा। हर बिजनेस का रास्ता हमारे पास से गुजरेगा। इस शहर का बड़े से बड़ा व्यापारी हमारा मोहताज होगा। वो हमारे कर्ज से इतना झुक जाएगा कि हमारे सामने कभी सर नहीं उठाएगा। आपकी बात तो ठीक है ठाकुर साहब, लेकिन ये काम क्या है? ग्रोवर, अगर ये काम इतना आसान नहीं है तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम हमारे साथ हो, अधिकारी हमारे साथ हैं। ये सच है ठाकुर साहब। वैसे आप जो भी प्रपोजल बनाएंगे, जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम जी जान से आपके साथ हैं। अधिकारी, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे हमने तुम्हारे ऐशो आराम के सारे बंदोबस्त कर लिए। विदेश की बेहतरीन शराब, इस शहर की खूबसूरत लड़कियां हर वक्त आपके डिस्पोजल पर हैं, और इसके लिए हमने नम्रता से बात कर ली है। ठाकुर साहब, आप भी हमारी इस कमजोरी को खूब पहचानते हैं। हाँ, लड़कियों के मामले में मैं ज्यादा ही दरिया दिल हूं। एक बात बता दूं, शिकारी पुराना हूं, लेकिन शिकार हमेशा नया फांसता है। लेकिन जिंदगी में सिर्फ एक बार एक लड़की हमको मात दी। अधिकारी साहब, जरा हम लोग भी तो जाने आखिर वो औरत है कौन? ग्रोवर, उस लड़की का नाम है प्रगति। हम समझ गए। उसने ऐसे घाव दिए होंगे जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ ठाकुर साहब, एक कसक रह गई दिल में, एक ना मिटने वाली खलिश। यह भी एक अजीब इत्तेफाक है अधिकारी कि ये लड़की हम तीनों की जिंदगी से किसी ना किसी तरह से जुड़ी है, यानी हम तीनों की दुश्मन। अरे लानत बेटी ऐसी मामूली औरत पर ठाकुर साहब, और उसकी दुश्मनी। ग्रोवर, ये औरत नहीं नागिन है, नागिन। इसने इतने बड़े फन फैला रखे हैं, शहर के बड़े बड़े लोगों से उसके ताल्लुकात हैं, और वो हम सबको डसना चाहती है। लेकिन हमारा सिंडिकेट भी उसका फन कुचल देगा। हरीश जी, आप? नमस्ते प्रगति जी, दिया ना आपको सरप्राइज? बिल्कुल, लेकिन आपको मिला? आपका एड्रेस मुझे आपकी दुकान से मिला। आइए ना, आइए बैठिए। थैंक यू। आप बैठिए, मैं आपके लिए एक चाय लेकर आती हूँ। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, आप भी बैठिए। दरअसल मुझे आपसे एक खास बात करनी थी। कैसी बात? आप तो जानती हैं कि प्रगति क्रिएशंस की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ रही है, खासतौर पर फॉरेन कंट्रीज में। मैंने हाल ही में बहरीन और मॉरिशस में कुछ फैशन शोज करवाए थे। उसके बाद से तो हमारे कपड़ों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मुश्किल कहाँ, ये तो खुशी की बात है। बात तो खुशी की है, लेकिन दरअसल जितनी डिमांड आ रही है हम उतनी सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं चल सकता ना। तो आप ही बताइए, हमें क्या करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से आपको एक ऑफिस लेना चाहिए और एक फैक्ट्री भी लगानी चाहिए और कुछ स्टाफ भी बढ़ा लेना चाहिए। हरीश जी, ऑफिस से आपका क्या मतलब? ऑफिस से मेरा मतलब है कि आपको एक अलग जगह लेनी चाहिए जहां पर एक फैक्ट्री हो और एक ऑफिस हो, और जिसकी मालिक सिर्फ आप हो। इसका मतलब है मुझे ईसा भाई और मूसा भाई को छोड़ना पड़ेगा। देखिए प्रगति जी, ईसा भाई ज्यादा काम लेना नहीं चाहते और आप ईसा भाई के बिना काम करना नहीं चाहती। अब आप ही बताइए, ऐसे में कैसे काम चलेगा? प्रगति क्रिएशंस आगे कैसे बढ़ेगा? आप आगे कैसे बढ़ेंगी? हरीश जी, आगे तो मैं भी बढ़ना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि हमारा बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छूए, लेकिन
लेकिन मैं उस ऊंचाई को ईसा भाई और मूसा भाई के बगैर नहीं चढ़ना चाहती। प्रगति जी, जिंदगी में सुनहरे चांसेस बहुत कम आते हैं और फिर ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और मुझे नहीं लगता कि आगे कभी जिंदगी में ऐसा मौका कभी आएगा। प्रगति जी, मैं आपकी हर तरह की मदद कर सकता हूं। आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, मैं दे सकता हूं। हरीश जी, ये सब हो सकता है लेकिन ईसा भाई और मूसा भाई के बगैर नहीं। प्रगति जी, ये एक बिजनेस है और बिजनेस में जज्बात का कोई काम नहीं होता। हरीश जी, ईसा भाई और मूसा भाई से मेरा रिश्ता बिजनेस का नहीं, जज्बात का है, क्योंकि इस बिजनेस की बुनियाद सिर्फ जज्बात है। ओके, इधर दो बेटी। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने मुझे यहां बुलाया। ये प्रगति का मामला है। प्रगति ने आशा के साथ जो कुछ भी किया है वो तो कोई सगा संबंधी भी नहीं कर सकता। आशा और विकास को तो यूं समझ लो उसने नई दुनिया दी है। अब मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूं प्रगति के लिए। प्रगति जितनी नेक और शरीफ है, उससे भी ज्यादा वो मेहनती और खुददार भी है। अब आप देख लीजिए ना, एनआरआई हरीश भाई ने उसे कितना बड़ा ऑफर दिया था, अपना एक अलग ऑफिस और अलग फैक्ट्री लगाने के लिए, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही कि वो अब्बू और चाचू को छोड़ेगी नहीं। अरे छोड़ भी कैसे सकती है, दिलो जान से चाहते हैं हम उसे। और खुदा गवाह है, हमारा कारोबार कोई ज्यादा थोड़ी था, लेकिन जब से प्रगति हमारी जिंदगी में आई है, कारोबार भी इतना बढ़ गया है कि। ईसा भाई सोलाने सच बोलता है। अरे हम तो ज्यादा काम करने से घबराते थे, अब भी घबराते हैं, मगर वो तो प्रगति बेटी है जिसने हमें हिम्मत दी है ज्यादा काम करने की। और प्रगति क्रिएशंस के माल की सप्लाई कितनी बढ़ गई है कि मुझे लगता है कि एक अलग फैक्ट्री होनी चाहिए और एक अलग ऑफिस भी। तू सच कह रही है बेटी, ये सब जरूरी है, मगर प्रगति इतनी जज्बाती लड़की है कि अलग ऑफिस और फैक्ट्री लगाने का मतलब वो ये समझती है कि ईसा भाई और मूसा भाई से अलग होना। और जाहिर सी बात है कि उसका इन लोगों से जो रिश्ता है वही इसके बीच की रुकावट है। अहमद भाई, अगर हमसे रिश्ता तोड़कर प्रगति को तरक्की मिलती है और वो कामयाबी की चोटी पर पहुंच जाती है, तो खुदा की कसम उसकी खुशियों के लिए हम उससे रिश्ता भी तोड़ लेंगे। ईसा भाई सोलाने सच बोलता है, तोड़ लेंगे हम ये रिश्ता। अब्बू आप कैसी बात कर रहे हैं? और चाचू आप भी? आप रिश्ता तोड़ने की बात तो मत कीजिए ना। बस हम सबको मिलकर प्रगति को इस बात पर राजी करना है कि ये बात करना जरूरी है और हम सब उसके साथ हैं। लाख रुपए की बात किशन और बेटी ने। प्रगति के दिमाग से ये बात निकाल दो कि वो अकेली है। मगर सबसे बड़ा मसला है ऑफिस और फैक्ट्री के लिए जगह का, और आज के दौर में जगह खरीदना कोई खेल नहीं है। अहमद भाई, जहां जरूरत है वहां रास्ता भी है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब कि समता नगर में मेरा एक प्लॉट है। बरसों पहले मैंने वो जमीन खरीदी थी, अब तक खाली पड़ी है। वो जमीन मैं दे सकता हूं प्रगति की फैक्ट्री के लिए। देखो, एक मिनट में मसला हल कर दिया आपने। भाई वही कहते हैं ना कि एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चार हो जाए तो वही काम कितना आसान दिखता है। ईसा भाई सोलाने सच बोलता है। भाई जमीन का मसला हल हो जाने से सारी प्रॉब्लम आसान हो गई। अब तो मैं उसे लोन भी दिलवा सकता हूँ। चलो, अब तो जमीन मिल गई और लोन भी मिल गया। अब प्रगति को मनाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन उस जिद्दी लड़की को मनाएगा कौन? अब्बू, फिर वही बात। अभी आपने कहा था ना कि जो काम एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, अगर चार आदमी मिलकर करे तो वही काम आसान हो जाता है। और हम तो 5 हैं प्रगति को समझाने के लिए। हाँ भाई, 5 की फिगर तो वैसे वाकई बड़ी मुकद्दस होती है, और अब तो प्रगति बेटी को मानना ही पड़ेगा।
ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। और चाचू भी 16 आने सच बोलते हैं। आदाब। अच्छी थी रहो। आदाब। आप सब लोग आइए। एक साथ आइए ना, बैठिए। आप सब लोग बैठिए, मैं जरा चाय का इंतजाम करती तू इधर मेरे पास बैठ, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? प्रगति, हरीश भाई तुम्हारे पास आए थे? हाँ, लेकिन वो जो कुछ भी चाहते थे मैं पूरा नहीं कर सकती। प्रगति, उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा ऑफर दिया, तरक्की की इतनी बड़ी मंजिल दिखाई तुम्हें, और तुम कहते हो कि तुम उसे पूरा नहीं कर सकती। वो चाहते हैं कि मैं ऑफिस लूं, फैक्ट्री लूं, लेकिन मैं ईसा भाई और मूसा भाई से अलग नहीं हो सकती। मगर बेटी, अलग का मतलब तू गलत समझ रही है। अगर तू ये सब करेगी तो ईसा भाई और मूसा भाई तो तेरे साथ ही होंगे, तुझसे अलग थोड़ी होंगे। अगर ईसा भाई और मूसा भाई मेरे साथ है तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। लो बता बेटी, तूने सोच कैसे लिया कि ईसा भाई और मूसा भाई कभी तेरे से अलग हो सकते हैं? अरे हम हमेशा तेरे साथ है पगली, और इस काम में भी, मगर एक शर्त है। क्या? प्रगति क्रिएशंस की तू मैनेजिंग डायरेक्टर होगी और आप चेयरमैन। मंजूर है? चलो, ये मसला तो हल हो गया। और एक दूसरी बात बेटी, फैक्ट्री और ऑफिस की बात चल रही थी तो मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लॉट खाली पड़ा है, वो मैं फैक्ट्री के लिए तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन अंकल, देखो बेटी, मैं तुम में और आशा में कोई फर्क नहीं समझता, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। ये मौका तुम्हें कुदरत दे रही है, इसे गंवाना नादानी है। सनोवर ठीक कह रही बेटी, और जगह के बाद अगर बैंक लोन की जरूरत है तो अहमद भाई हाजिर है। मतलब आप सब लोगों ने प्रगति क्रिएशंस की फैक्ट्री बनाने की ठान ली है? ठान ली है क्या मतलब? ठान तो बहुत पहले से ली थी, बस सिर्फ तेरे हाँ करने की जरूरत थी। अब जो तूने हाँ कर दी है तो देखना हमारा काम किस तरह अपने अंजाम तक पहुंचेगा। तेरी एक बहुत ही शानदार फैक्ट्री होगी बेटी, प्रगति क्रिएशंस। अरे प्रगति जी, आप आइए ना, कम इन, बैठिए। अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो अब ठीक है, थोड़ी सी कमजोरी है, कुछ दिनों में वो भी ठीक हो जाएगी और मैं फिर काम पे लग जाऊंगा। राजेश, आपके हौसले की तो दाद देनी पड़ेगी। हाँ प्रगति, जिंदगी को अगर जंग समझ लिया जाए तो लड़ने में कुछ और ही मजा आता है। और इस जंग में आपका दुश्मन कौन है? मेरी दुश्मन तो मेरी मोहब्बत। लेकिन मोहब्बत दुश्मन हो ही नहीं सकती। प्रगति जी, इंसान की असली दुश्मन तो खुद उसकी मोहब्बत ही होती है। और अगर यकीन नहीं आता तो ये शेर सुन लीजिए। मेरी एक उम्र फानी नज़ाके आलम में गुजरी है, मोहब्बत ने मेरी रग रग से खींचा है लहू बरसों। राजेश, मुझे आपसे हमदर्दी है। मैंने तो सुना है कि मोहब्बत लोगों को आबाद करती है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी मोहब्बत उन्हें आबाद करती है। इंसान की असली दुश्मन तो खुद उसकी मोहब्बत ही होती है। और अगर यकीन नहीं आता तो ये शेर सुन लीजिए। मेरी एक उम्र फानी नज़ाके आलम में गुजरी है, मोहब्बत ने मेरी रग रग से खींचा है लहू बरसों। राजेश, मुझे आपसे हमदर्दी है। मैंने तो सुना है कि मोहब्बत लोगों को आबाद करती है।
बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी मोहब्बत उन्हें आबाद करती है। खैर, अगर हम यूं ही मोहब्बत की बातें करते रहेंगे ना तो नई नई कहानियां भी बनती रहेंगी और नए नए अफसाने भी। अब बताइए, आप मुझसे सिर्फ मेरी तबीयत पूछने आई थी या? नहीं नहीं, मैं आपको एक खुशखबरी भी सुनाने आई थी। खुशखबरी? शायद आप नहीं जानते, ईसा भाई और मूसा भाई के साथ जो काम मैं कर रही हूँ उसमें एक नया मोड़ आने वाला है। मतलब ये कि प्रगति क्रिएशंस की एक फैक्ट्री होगी, एक नया ऑफिस होगा और इस सब के लिए दुर्गा प्रसाद जी ने हमें जमीन भी दी है। प्रगति, दैट इज एक्सीलेंट न्यूज। बहुत बहुत मुबारक हो प्रगति, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि तुम दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करो। और तुम्हारे तरक्की के इस रास्ते में अगर तुम्हें कहीं राजेश कुमार की जरूरत पड़े तो बंदा तुम्हारे लिए हाजिर है। मैं ये खुशखबरी वकील साहब और रूपा को भी सुनाना चाहती थी, लेकिन आप मेरी तरफ से उन्हें सुना दीजिए। मगर आप कुछ देर रुक क्यों नहीं जाती? वो लोग अब आते ही होंगे। अरे रंजीत जी, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, आओ ना, अंदर आओ। जी, दरअसल बात यह थी कि मुझे इन कागजात पर आपके दस्तखत चाहिए थे। लाओ दो। थैंक यू राइट। अब मैं चलता हूं। अच्छा, अब मैं भी चलती हूँ। प्रगति जी, इजाजत देने का मन तो नहीं करता मगर... मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैं फिर कभी आऊंगी। नमस्ते। मैं कम इन विनोद साहब। Oh, Ranjit, please come in. How are you? फाइन सर। क्या कोई नई खबर लाए हो? जी हाँ, खबर तो जरूर लाया हूं, लेकिन सोचता हूं कि आपको सुनाऊं कि ना सुनाऊं, क्योंकि खबर ऐसी है जिसे सुनकर आपका खून सूख जाएगा। रंजीत, अगर वो खबर मेरे किसी दुश्मन की है। जी हाँ विनोद साहब, खबर दुश्मन की ही है। और बात यह है कि आपके दुश्मनों के घर में घी के दिए जल रहे हैं। किसके घर में घी के दिए जल रहे हैं? प्रगति। क्या कह रहे हो तुम रंजीत? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ विनोद साहब। मैं कुछ दिन पहले राजेश के घर गया था अपने किसी काम से। वहीं पे प्रगति उसे बता रही थी। क्या बता रही थी उसे? यही कि वो प्रगति क्रिएशंस के नाम से फैक्ट्री शुरू करने वाली है। ये क्या कह रहे हो तुम रंजीत? ये सच नहीं हो सकता। तुमने जरूर कोई गलती की होगी सुनने में। एक मामूली सी लड़की फैक्ट्री नहीं करती। मेरे सुनने में कोई गलती नहीं हुई है विनोद साहब। और मुझे तो यहां तक पता चला है कि उसे फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन भी मिल गई है। और अगर ऐसा हो गया तो उसका बिजनेस और उसका प्रॉफिट दोनों आसमान को छूने लगेंगे। जा सकते हो जी, मगर मुझे एक एक पल का हिसाब चाहिए। जी बहुत अच्छा। क्या बात है? किस बात का गुस्सा इन बेजान चीजों पे निकाल रहे हो तुम? बाबूजी, ये गुस्सा मुझे अपने आप पर आ रहा है। अपने आप पर? मगर अपने आप पर गुस्सा किस लिए आ रहा है तुम्हें? बाबूजी, प्रगति को हम खत्म नहीं कर सके। उसकी ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसकी ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, मगर किस तरह? वो प्रगति क्रिएशंस के लिए फैक्ट्री बना रही है।
फैक्ट्री? हाँ बाबूजी, फैक्ट्री। अब उसकी हैसियत लाखों की हो जाएगी। वो किसी भी दिन हमारे सामने हमारे मुकाबले पर आकर खड़ी हो जाएगी। हाँ बेटे, ये वाकई चिंताजनक बात है हमारे लिए। वैसे भी उसने हमारी बर्बादी की कसम खाई है। वो अपने जुनून में जो कुछ भी कर रही है, हमसे बदला लेना। अगर उसकी तमन्ना बड़ा होने की है, तो वो हमें छोटा देती है। अगर उसकी आरज़ू आबाद होने के लिए है, तो वो हमें बर्बाद करना चाहती है। अगर उसकी ख्वाहिश जिंदा रहने की है, तो वो हमें मारना चाहती है। ये सच है बाबूजी, मगर उसे रोकने वाला कौन है? वो हमें बर्बाद करने पर तुली हुई है। उसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा बेटे। तुम फिक्र मत कराओ, मैं ढूंढूंगा वो रास्ता। तो कुछ भी हो बाबूजी, उसकी फैक्ट्री नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। प्रगति क्रिएशन वो 2% की लड़की या फैक्ट्री की बात करने लगी है। हाँ ठाकुर साहब, और अब तो उसे जमीन भी मिल गई है समता नगर। लेकिन ग्रोवर, इतना पैसा उसके पास आया कहां से? ठाकुर साहब, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, यह जमीन उसे दुर्गा प्रसाद ने दी है। दुर्गा प्रसाद? ये दुर्गा प्रसाद कौन है? ठाकुर साहब, यह प्रगति जिसका नाम है, ये मकड़ी के जाल की तरह फैलती जा रही है। दुर्गा प्रसाद आशा का बाप है, और आशा वो औरत है जिसके साथ प्रगति पहले रहती थी। पहले रहती थी मतलब? मतलब यह है ठाकुर साहब कि आशा अपने पति के साथ प्रगति के घर पे रह रही है। मुझे तो ये कहानी बहुत ही उलझी हुई नजर आ रही है। आधिकारिक कहानी तो उलझी है, क्योंकि आशा का पति विकास 2 नंबर का आदमी है, और अभी अभी वो स्मगलिंग के जुर्म में जेल भुगत के आया। और प्रगति को यह जमीन दुर्गा प्रसाद ने उनकी मदद करने के लिए इनाम दी है। ग्रोवर, ये समता नगर कहां है? ठाकुर साहब, समता नगर अहमदाबाद हाईवे पर है, और अभी तक ये प्लॉट खाली पड़ा। प्लॉट खाली है, तब तो बात बन गई ग्रोवर। क्यों ठाकुर, इस जमीन पे कब्जा करने का इरादा है क्या? नहीं अधिकारी, मैं हराम के माल पर नजर नहीं रखता। तो फिर करना क्या चाहते हैं वहां? मैं वहां पर एक बस्ती बसाना चाहता हूं। लेकिन यह काम थोड़ा मुश्किल है ठाकुर। ग्रोवर, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। ठाकुर हवाओं का रुख मोड़ देते, बस्ती वहां जरूर बसेगी, और ये काम करेगी एक औरत। औरत? देख लीजिए ठाकुर साहब, औरत का नाम सुनते ही अधिकारी साहब के मुंह में पानी आ जाता है। औरत चीज ही ऐसी है यार। वैसे ठाकुर साहब, ये औरत है कौन? अधिकारी, उस औरत का नाम है नम्रता। नम्रता? वाह वाह, क्या नाम है अमर, क्या नाम है ग्रोवर। नाम ही नहीं, वो काम की भी औरत है। तो वो होगी, लेकिन आपने अभी तक हमसे मिलाया क्यों नहीं? आपसे मिलवा भी देंगे, मुलाकात भी करवा देंगे। उसके पास बाजारे हुस्न है। बाजारे हुस्न? हाँ, होगा, लेकिन हमने ये नाम अभी तक सुना कैसे नहीं? सुन भी लीजिएगा और मिल भी लीजिएगा। मिलवाइए, मिलवाइए। हेलो। हेलो नम्रता, मैं रुद्र प्रताप बोल रहा हूँ। अरे ठाकुर साहब, आदाब अर्ज़। आदाब। नम्रता, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। अरे हुजूर, आप काम की बात करते हैं, आपके लिए तो जान भी हाजिर है हमारी। आप कहिए तो सही। जान लेने वाला ही काम है। ऐसा कौन सा काम है? नम्रता, समता नगर में एक प्लॉट खाली है। तो फिर हुजूर?
मैं चाहता हूं कि तुम वहां पर गरीब और बेसहारा लोगों की एक बस्ती बनाओ। आपका हुक्म सर आंखों पर। मगर ये जमीन है किसकी? एक जमाने में ये जमीन दुर्गा प्रसाद की थी, लेकिन अब ये जमीन प्रगति की है। प्रगति की? क्या कह रहे हैं आप? अरे उस कमबख्त के पास इतना पैसा आया कहां से? ये सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम सिर्फ एक काम करो कि रातों रात वहां एक बस्ती बसा दो। ठाकुर साहब समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। नम्रता, इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। प्रगति का यह सपना पूरा नहीं है। ठाकुर साहब, मैं प्रगति के सपनों को चूर चूर करके रख दूंगी। आप खुद आइए आज रात को उस जगह पर और देखिए कि मैं उस जगह को क्या से क्या बना देती हूँ। हम जरूर आएंगे। अच्छा ठाकुर साहब, हमारा काम वहां फैक्ट्री नहीं बनी। हाँ? जब्बार, कल तक ये बस्ती बस जानी चाहिए। कल तक क्यों नम्रता बहन? ये बस्ती तो आज रात ही को बस जाएगी। तो साहब, आपकी नजरन से तो दाद दिया का पड़ी। कैसे मुखिया? अभी देखो, नम्रता भाई तो बहुत जोर का काम का चीज निकली। अरे कल कह रहे आज बस्ती तैयार हो गई। अरे कौन जादू वादू है इनका हाथ में? नम्रता वो जलवा है जो हर काम जादू की तरह करके दिखा देता है। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नम्रता, कैसी हो? आपकी दुआ है ठाकुर साहब। तो बस्ती बसने लगी। हाँ ठाकुर साहब, बस्ती तो बसते बसते बसती है, मगर ये तो आपके ख्वाबों की बस्ती है जो इंशाल्लाह एक रात में बस जाएगी। और यहाँ के रहने वाले ये दावा करेंगे कि वो यहाँ मुद्दतों से रहते हैं। नम्रता, ये मुमकिन कैसे हो सकेगा? ठाकुर साहब, बिजली का कनेक्शन तो मिल जाएगा इसे। और भी ऐसे सबूत होंगे यहाँ रहने वालों के पास कि उन्हें हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। जब से मैंने सुना है कि प्रगति की फैक्ट्री यहाँ बनने वाली है, ठाकुर साहब यूं समझ लीजिए कि मेरे सीने में एक आग सी लगी हुई है। अगर मेरा बस चले तो इस आग में प्रगति को जलाकर खाक कर दूंगी। आग तो मेरे सीने में भी लगी है नम्रता। तुम नहीं जानती, वो 2 टके की लड़की प्रगति मेरे सामने आकर मुझे धमकियां देने लगी है। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को धमकियां देने लगी। ठाकुर साहब, अभी तक उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो हमारे हाथों से बची रही, मगर अब की बार कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसका नामो निशान तक बाकी न हो। नम्रता, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूं। ये कैसा लगा ये बोर्ड? आज ही बनवाया है मैंने। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ईसा भाई अब इसे चलकर वहां लगा तो ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मूसा कुछ मजदूरों का इंतजाम करने गया है। अच्छा। ईसा भाई, मैं भी बहुत दिनों से अपने प्लॉट पे गया नहीं हूँ। अब देखना है वो किस हालत में है। अजी अभी क्या देखना, असली मजा देखने का तो तब आएगा जब वहाँ फैक्ट्री खड़ी होगी। बादब मुलायजा होशियार, मल्लिकाए प्रगति क्रिएशन तशरीफ ला रही है। मुबारक हो, मुबारक हो। कहिए मल्लिकाए प्रगति क्रिएशन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ईसा भाई, आप भी कमाल करते हैं। नहीं बेटी, आज मुझे कुछ भी कहने से मत रोक। आज मेरी जिंदगी का बड़ा अहम दिन है। मुझे वो खुशी नसीब हुई है जो शायद ही किसी बाप को होती है। जितनी रो बेटी। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि प्रगति को प्यार करने वाले ईसा भाई के मुकाबले कोई और भी हो सकता है। बेशक। अरे हमारी ये प्यारी सी बेटी है ही इसी प्यार के लायक।
ये क्या हुआ? क्या हुआ दुर्गा प्रसाद जी? मेरे खाली प्लॉट पे अचानक बस्ती कैसे बस गई? ये प्लाट आप ही का है? हाँ हाँ। नहीं, लेकिन आपको यकीन है कि कहीं हम गलत प्लॉट पे तो नहीं आ गए हैं? नहीं ईसा भाई, ये अपना ही प्लॉट है। कुछ दिन पहले ही मैं आकर गया हूं यहाँ से, तब तो कुछ नहीं था। अचानक ये झोपड़ियां कैसे बस गई? वो आदमी सो रहा है ना, उससे चल के हम लोग पूछते हैं। चलिए चलिए आइए। अरे भाई साहब, क्या है? ये जमीन मेरी है। सुना कालू, ये बोलते हैं जमीन मेरी है। हाँ, और आपने किसकी इजाजत से यहाँ मकान बांधे हैं? मकान बांधने के लिए इजाजत लेना पड़ती, मालूम नहीं मेरे को। जाओ ना, अपना टाइम काहे को खोटी करता है, जा। देखिए भाई साहब, आप ये जगह खाली कर दीजिए। नहीं खाली करेंगे तो क्या कर लेगा तू? ए, तमीज से बात कर। तमीज सिखाता है। पांडू, ढूंढो इस बार, इधर आओ। अरे क्या बात है? ये बोलते हैं जमीन खाली कर दो। जमीन खाली कर दो, जाओ यहाँ से। बड़े आए जमीन खाली करवाने वाले। अरे ये क्या दादागिरी है? ए, दादा किसको बोला रे तू? अरे तुमको, तुम सबको। ए, क्या हम सब दादा है? अरे दादा क्या, गुंडे हो, मवादी हो, उठाई गिरे हो। ए, फिर बोला ना, यही पे टपका दूंगा तेरे को। ए, मर गए टपकाने वाले जास्ती बोलेगा ना तो तेरे को इसी तरह टपका डालेगा। क्या तू इधर क्या दादा है? ए, दादा का भी बाप है मेरा मूसा। अरे तेरे कोई टपका देता हूँ। हाथ नहीं लगाना, हाथ काट के फेंक देगा। ईसा भाई को हाथ लगाया तो चला। ए भाई, अपनी दादागिरी अपने घर पे रखो। हम गरीबों की बस्ती क्यों उजाड़ने आओ? देखिए बहन जी, हम झगड़ा करने नहीं आए हैं। ये जमीन मैंने खरीदी है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने किसकी इजाजत से यहाँ मकान बांधे हैं। ए सेठ, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, समझा ना? ये बस्ती यहाँ पर बरसों से बसी हुई है। ए, बकवास मत करी करनी तो। मूसा, मेरे ख्याल से लोगों के साथ उलझना ठीक नहीं। ठीक है, अब तो कानूनी कार्रवाई ही करेंगे। हाँ, जा जा, कर लो जो भी करना है। चलिए चलिए चलिए, चलो मूसा। क्या बात है? हुआ क्या? कुछ नहीं बेटी, ये जमाना अब शरीफ लोगों के लायक नहीं रह गया है और आगे भी आसार मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। लेकिन बात क्या है? कोई मुझे बताता क्यों नहीं? बेटी तू दुर्गा प्रसाद जी से पूछ कि जमाना क्या आ गया है। बेटे, अपनी जो जमीन थी समता नगर में, उस पर लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। ये